द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। चलो जी करते हैं शुरू। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। आदि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 का जब हम हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कीप इन माइंड वो क्या होती है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहली चीज जो हम ध्यान में रखते हैं वाइल ट्रांसलेटिंग, क्या होती है वो चीज? हाँ हाँ, सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज को पहले आप ट्रैक करते हो? सब्जेक्ट क्या है इसमें? What is the subject in this sentence? जल्दी से बता दो। French Revolution is the subject. French Revolution is the subject. हाँ जी, तो हमारे पास में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या है, और ये बता रहा है बच्चा द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द सब्जेक्ट। कौन कौन सहमत है? हमने सब्जेक्ट अब तक ही सी दे ही पढ़े हैं ना, तो उसमें उलझे पड़े हुए हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इज द सब्जेक्ट। नेशनलिज्म का पहला जो बिल्कुल स्पष्ट भाव आया, बैठ जाओ, नेशनलिज्म का जो पहला स्पष्ट भाव यानी ख्याल यानी विचार आया विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो किससे आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। और कब? 1789, 1789। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स, ठीक है। France, as you would remember, was a full-fledged territorial, full-fledged पूर्ण रूप से यानी संपूर्णतया फ्रांस जो था ना वो पूर्ण रूप से एक टेरिटोरियल स्टेट था। 1789 की बात करें, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मोनार्क सबको पता है, शासक। एब्सोल्यूट जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, निरंकुश, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक। और ये पूरा टेरिटोरियल स्टेट था किसके अंडर में? एक निरंकुश शासक का इस पर पूरा कंट्रोल था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी है ना, हाँ, सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जो चेंजेस हुए पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से, और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक रूप से, दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो किसके लिए आए, किसके कारण है? इन द वेक ऑफ के परिणाम स्वरूप लिख लेना चाहिए इसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो पॉलिटिकल चेंजेस आए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, लेड टू द ट्रांसफर, और इन चेंजेस के कारण क्या हुआ, इनका कारण क्या बना, यानी कि इन कारणों से जो सोवरेनिटी थी यानी जो प्रभु सत्ता थी, जो सत्ता थी ना
वो किसके पास चली गई? फ्रॉम द मोनार्की। कहाँ से? मोनार्की से, यानी शासन जो था किसका? मोनार्क का, उससे वो शिफ्ट हो गई किसकी तरफ? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। बॉडी ऑफ अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी टाइप, है ना, जहां पे लोगों का अपना एक रोल होता था चुनने में। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम, एक प्रोक्लेम वर्ड होता है, सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है, प्रोक्लेम स्टेट यानी घोषणा करना, घोषणा करना, घोषित करना। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड यानी रिवोल्यूशन का जो पूरा का पूरा स्लोगन था, या हम कहें एक आत्मा थी, वो क्या घोषित करती थी? दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth मतलब अब से, इसके बाद से, henceforth मतलब अब से, कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। वो अब कोई नहीं होगा सिवाय पीपल के, सिवाय लोगों के, जो अब से कॉन्स्टिट्यूट करेगी पूरे नेशन को, यानी बनाएगी, कानून चलाएगी, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और अपने भाग्य को अपने आप लिखेंगे। नियति, डेस्टिनी मतलब नियति, पता होगा नियति ऐसे कैसे लिखा जाता है? नियति कैसे? पक्का चेक करें, चेक करें। अब मैं इसका रीजन बताता हूं, रीजन बताएं। नियति नहीं लिखना आता, उसका रीजन सबसे बड़ा कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। क्योंकि डेस्टिनी का हम बचपन से पढ़ते आए हैं, भाग्य, भाग्य से हमारा चल जाता है काम। किस्मत, ठीक है। नियति ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा, ठीक है। और ये तुक्का है सीधा, मतलब मैं कंफर्म इसलिए नहीं हूं कि मैंने ये बहुत कम बार शब्द को लिखा है, क्योंकि जितने बार आप ज्यादा लिखोगे ना, तो जब गलत लिखोगे तो आपका माइंड ही कह देगा अपने आप गलत है, लगेगा भी गलत ही हो। अब जैसे इसे कहोगे आप, ही डज नॉट, तो माइंड ही कह देता है तो गलत है यार, है ना। तो वही, लेकिन इसके साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पे बड़ी की मात्रा भी लग सकती थी, जो कि मेरे माइंड में शक था। और ये उन बच्चों के लिए है समर्पित, जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, समर्पित तुम्हारे लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे। चलो ठीक है, तो वो अब लोग होंगे, यानी जनता होगी, जो अपनी नियति अपने आप, यानी अपना भाग्य अपने आप लिखेगी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। शुरू से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे नियम ऐसे बनाए, दैट कुड क्रिएट ए सेंस, जो एक भाव उत्पन्न कर सकते थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव मतलब संगठित, जो एक संघ का हो, जो एक ग्रुप का हो, जो एक पूरे देश का हो, यानी एक ऐसा भाव उन्होंने तैयार किया जो हमें सभी को बांधता हो। द आइडियाज ऑफ ले पैट्रे, है ना, ला पात्रे, और ये अगर हम इसको अंग्रेजी में पढ़ते हुए, आपने हिंदी में देखा है, हिंदी में देखा है ना, लापात्रे ठीक है, लेकिन लापात्रे ही बोलेगा, ट्रे का कुछ नहीं होगा इसमें रोल, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लापात्रे होगा पक्का। और ये ले सिटियन, क्या हिंदी में, यानी कि तुमने हिंदी में देखा है, हिंदी की बुक में देखा है, मुझे लग रहा है। कारण द आइडियाज ऑफ ला पैट्रे एंड द, देखो फादरलैंड से सीधा हो गया, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? मदरलैंड, फादरलैंड यानी पितृभूमि, एंड ले सिटियन द सिटीजन्स, एम्फेसाइज द नोशन। नोशन का मतलब, नोशन मतलब भाव या विचार, नोशन यानी भाव या विचार, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, यानी हाईलाइट करके कहना। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सीधा सीधा प्रोक्लेमेशन था, एम्फेसाइज करते थे क्या, कि ये जो हमारा फादरलैंड है, यानी कि लैंड है, ये किसका होगा? नागरिकों का होगा सिर्फ, जहां पर सभी लोग
राइट्स मतलब अधिकार, इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे, यानी सबको बराबरी का अधिकार प्राप्त होगा। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, एक नया फ्लैग ट्राई कलर वो चूजन, उसको चुना गया टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, पहले रॉयल स्टैंडर्ड के नाम से था, उसको रिप्लेस किया गया, यानी उसकी जगह पे एक ट्राई कलर लाया गया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और अब जो स्टेट्स जनरल थे, जो चुनाव थे, उसको किसके द्वारा चुना गया? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, यानी सक्रिय जो नागरिक थे उनके द्वारा। एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली, और इसको क्या कहा गया, यानी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स HY, हाँ वंदना हो सकती है, यानी कि गाना हो सकता है जो एक तरीके से जो राष्ट्र के लिए गाया जाए, है ना, तो ये कंपोज किए गए, ये बनाए गए। ओथ्स टेकन, शपथ ली गई। एंड मार्टर्स कोमेमोरेटेड, कोमेमोरेटेड का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। सुन लो साक्षी क्या हो रहा है, कोमेमोरेटेड का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, यानी यह गुणगान करना, प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा, किसके गुणगान किए गए, नारे लगाए गए मार्टर्स के। मार्टर्स मतलब शहीद। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, किसके नाम पे? सिर्फ राष्ट्र के नाम पे। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस, एक केंद्र वाला, सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीयकरण कर देना किसी का भी, एक सेंटर बना देना, उसके द्वारा एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, फॉर्मुलेट यहां से समझे, यानी किसी की रचना करना, किसी भी चीज को बनाना। क्या है, कहां पे थे? यूनिफॉर्म लॉज मतलब सबके लिए एक से लॉज। विद इन इट्स टेरिटरी, जो हमारी टेरिटरी के अंदर है, उन सबके लिए कैसे नियम बनाए गए? सभी के लिए एक कानून बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, देखो कस्टम ड्यूटी वो होती है जो सीमा शुल्क होता है। कस्टम यानी सीमा शुल्क, जो एक देश के अंदर ही सीमा शुल्क लिया जाता है, उसको क्या किया गया? एंड ड्यूज, ड्यूज का मतलब ऋण जो था, जो पहले ऋण था, वर एबोलिश्ड, उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडोप्टेड, और नापतोल का और भार का एक ही मतलब एक यूनिफॉर्म बना दिया गया, यानी एक कॉमन नियम बना दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, रीजनल का मतलब डायलेक्ट, बोली, भाषा, जो हम अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके हमें वहाँ पे क्षेत्र की भाषाओं का सामना करना पड़ता है, उनको डिस्करेज किया गया। डिस्करेज का मतलब होता है बढ़ावा न देना, हतोत्साहित करना। एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन इन एंड रिटन इन पेरिस, जो कि बोली भी जाती थी पेरिस में, लिखी भी जाती थी पेरिस में, उसको बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और वो क्या बन गई? कॉमन लैंग्वेज। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड, रिवोल्यूशनरीज ने आगे डिक्लेयर किया दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, कि ये हमारा मिशन है। रिवोल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन है, और देखो क्या मिशन है, और डेस्टिनी मतलब भाग्य भी है। द फ्रेंच नेशन, ये हमारा भाग्य है, हमारा मिशन है, टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों को आजाद करना, आजाद करने में मदद करना, फ्रॉम डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म मतलब तानाशाही से, जो लोगों के ऊपर तानाशाह बनकर उनके ऊपर राज कर रहे हैं, उनको क्या करना? उनको आजाद कराना। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, जो यूरोप में अलग अलग लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मदद करना कि वो अपना अलग राष्ट्र बनाए। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, जब ये न्यूज़, इस तरीके की घटनाओं की न्यूज़ यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंची, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो विद्यार्थी थे और अन्य जो
एजुकेटेड क्लासेस थी, उन्होंने क्लब्स बनाने शुरू किए, जैकोबिन क्लब्स। देयर एक्टिविटीज, उसके बारे में बात करेंगे, जैकोबिन के बारे में पूरा पूरा पैराग्राफ आएगा, उसके बारे में तब बात करेंगे। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनके जो काम थे जैकोबिन क्लब्स में, प्लस कैंपेन्स मतलब अभियान। कैंपेन क्या होता है? अभियान। प्रिपेयर्ड द वे मतलब रास्ता तैयार करना। प्रिपेयर वे का मतलब रास्ता तैयार करना। उनकी एक्टिविटीज ने, उनके कैंपेन्स ने रास्ता तैयार किया, किसके लिए? फ्रेंच आर्मीज के लिए। विच मूव्ड इनटू होलैंड, जो कहां पर घुस गई? होलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, एंड मच ऑफ इटली। 1970 के दशक में ज्यादातर इटली के भाग में भी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स, आउटब्रेक का मतलब शुरू हो जाना, समझ रहे हो? एकदम से धमाका होता है ना, किसका हुआ? रिवोल्यूशनरी वॉर्स का, यानी युद्ध का, क्रांतिकारी युद्धों का एकदम से आरंभ हो गया, प्रारंभ हो गए वो। द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी फ्रेंच आर्मीज जो थी बिगन टू कैरी द आइडिया, कैरी का मतलब ले जाना, उन्होंने शुरू कर दिया वो आइडिया जो वो नेशनलिज्म वाला था। कहां पे? अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेशों में, बाहर में। विद इन द वाइड स्वेद ऑफ टेरिटरी, देखो स्वेद एक वर्ड है, स्वेद यही है ना? हाँ, स्वेद का मतलब हम किससे समझ सकते हैं? हमारी सीमा होती है वहां से, बंधन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके की पट्टी खींच देते हैं ना, ये हमारा है। विद इन का मतलब उसके अंदर, विद इन का, अब मैं कहां पे लिख रहा हूं? विद इन द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स के अंदर, यानी 4 किनारों के अंदर, वहां पर। विद इन द वाइड स्वेद ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। विद इन द वाइड स्वेद, वाइड का मतलब बहुत लंबा, टेरिटोरियल उसका स्टेट था, किसका? नेपोलियन का। उसने वहां पे जो उसके कंट्रोल में था, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स, उसने वहां पे सुधार करने शुरू कर दिए जो उसके अंडर आता था। नेपोलियन के अंडर जो आता था, उसने वहां पर बहुत सारे सुधार करने शुरू कर दिए, जो वो सुधार जो पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे फ्रांस में। फ्रांस में वो सुधार पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे, लेकिन अब उसने भी वहां पर अपनी टेरिटरी में उनको करना शुरू कर दिया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। देखो मोनार्की जा चुकी थी, लेकिन नेपोलियन ने क्या वापस ला दी? मोनार्की, और डेमोक्रेसी का विध्वंस कर दिया। ये तो, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। मोनार्की लेके आया, डेमोक्रेसी गायब। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, और यदि हम प्रशासनिक क्षेत्र में बात करें, डेमोक्रेसी का तो उसने अंत कर दिया, लेकिन अगर हम प्रशासनिक क्षेत्र में बात करें, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। देखो इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में होता है मिलाना, शामिल करना। क्या होता है? शामिल करना। लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ड है समावेश, समझ रहे हो? समावेश का मतलब मिलजुल के एक चीज को इकट्ठा हो जाना ना। यहां पे क्या है? He had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स यानी क्रांतिकारी सिद्धांत, क्रांतिकारी नियम शामिल किए थे। किसमें? अपने पूरे के पूरे नियमों में। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम, क्या करने के लिए? पूरे इस तंत्र को मोर रेशनल बनाने के लिए, यानी साधारण, यानी सिंपल, सबके लिए तर्क संगत, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो क्या होता है? रेशनल होता है। एंड मोर एफिशिएंट, और ज्यादा योग्य बनाने के लिए उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन डेमोक्रेसी का उसने खात्मा कर दिया। द सिविल कोड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता है। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, वो जो सिविल कोड था जिसको हम दूसरे शब्दों में जानते हैं नेपोलियनिक कोड के नाम से, डिड अवे ऑल द प्रिविलेज। डिड अवे एक वर्ड होता है, डू अवे, सॉरी, छीनना।
दूर करना, ठीक ना, ठीक है। ये जो कोड आया, नेपोलियनिक कोड आया, इसने देखो क्या क्या दूर कर दिया, क्या क्या छीन लिया। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, प्रिविलेज जो एक विशेष अधिकार मिलता है, जन्म के आधार पे मिल सकता है, वो उसको खत्म किया। इस्टेब्लिश्ड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और उसने क्या किया, एक स्थापना की इक्वेलिटी की, कानून के सामने सबका एक ही व्यवहार होगा उनके लिए। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सभी के लिए राइट टू प्रॉपर्टी उसने सिक्योर कर दिया, यानी प्रॉपर्टी पर अधिकार। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये आइडिया जो था ना, ये जो कोड था, वो अब जहां जहां पर फ्रेंच कंट्रोल था वहां पर ले जाया जाने लगा। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। यहां पर भी उसने क्या किया, कहां कहां पे, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में उसने सिंप्लीफिकेशन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल का मतलब होता है जागीर से संबंधित। जो लोग पहले जागीरदार होते थे, वो लोगों को गुलाम बना के रखते थे, उस सिस्टम में भी उसने बहुत बड़ा काम किया। एबोलिश कर दिए यानी खत्म कर दिए। एंड फ्रीड पीजेंट्स, पीजेंट कृषक होते हैं, किसान। फ्री का मतलब आजाद करना, आजाद किए किसानों को फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम वही होता है दास प्रथा, दास प्रथा। दास प्रथा से उसने लोगों को क्या कराया, आजाद कराया। एंड मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल का मतलब जो शासक से संबंधित ऋण था, जो वहां पे शासक थे उनसे संबंधित जो ऋण इकट्ठा हो गया था लोगों पर, उनको भी उसने खत्म कर दिया। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। देखो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कोई संघ होता है, सपोज करो हम एक चीज का यहाँ पे एक संघ बनाते हैं, व्यापारिक संघ है, समझ रहे हो, एक संघ है, उस पर सरकार ने क्या थोप दिया, एक रेस्ट्रिक्शन थोप दी। बहुत सारे संघ होते हैं और उनके ऊपर कुछ क्या थोप दी जाती हैं, कुछ रुकावटें, कुछ बैन लगा दिए जाते हैं, उसने वो भी खत्म कर दिए, यानी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी उसने खत्म बिल्कुल कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था उसे सुधारा गया, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था उसे भी सुधार दिया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, और इनको एक नई आज़ादी मिल गई और बड़ा अच्छा लगा इन्हें। आप समझ रहे हो, इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस, किसी का कर्ज माफ़ कर दिया, किसी के बिजनेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए, पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया, रेशनल बना दिया, मोर एफिशिएंट बना दिया। वेट और मेजर के जो नियम थे उनको और भी ज़्यादा रेशनल बनाया, तर्क संगत बनाया, तो यहाँ पे लोगों को बड़ी आज़ादी लगी। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, standardized weights and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region and to another। और इसके इतने लंबे सेंटेंस से डरने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर बिजनेसमैन को, जो लोग काम करते थे, उनको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया गया, बहुत सारे नए नियम बनाए गए। बिजनेसमैन और वो लोग जो प्रोडक्शन करते थे सामानों का, बिगन टू रियलाइज, उन्होंने ये एहसास करना शुरू कर दिया, उन्हें एहसास होना शुरू हो गया दैट यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म का मतलब सबके लिए एक समान जो नियम कानून है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, और जो वेट्स और मेजर्स का, देखो तोलने वाली जो हम हमेशा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे दो काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तोलने का, एक मापने का, उसको स्टैंडर्ड पे ला दिया, यानी क्या क्या, मोर रेशनल, यानी जो सबके समझ में आ जाए। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ तो आपको इतनी बड़ी मतलब कन्वर्जन ना करना पड़े। आप समझ रहे हो, अभी कई बार क्या होता है, देखो डॉलर है, यहाँ पे रुपए हैं, चलो ये तो बहुत दूर की बात हो गई है, लेकिन आप मिलियन और यहाँ पे देखो, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है और जो हमारा इंडियन सिस्टम है, तो उसमें जब कन्वर्जन करने की जरूरत होती है तो बहुतों पे तो होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, मोर स्टैंडर्ड, मतलब उसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया। एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, कॉमन नेशनल करेंसी, देखो करेंसी कुछ नहीं होती, करेंसी इज समथिंग दैट विल गिव यू अ चांस टू एक्सचेंज फ्रीली, मोर कंफर्टेबली। और क्या है, पहले जो होता होगा, अगर करेंसी नहीं थी जब,
तो क्या होता होगा, आदमी को एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता होगा जो आपस में म्यूचुअल उनकी नीड थी, तो एक दूसरे से अदला बदला करते होंगे। करेंसी आई तो वो कॉमन मीडियम बना, यानी उससे हर चीज को खरीदा जा सकता है। अब मुझे उस वाले आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो मुझे मोबाइल बेचना है ना, और तुम्हें मोबाइल की जरूरत है, तुक्के से मिल गया है ना, और मुझे उस चीज की जरूरत है जो तुम्हारे पास है। तो हमने क्या किया, एक सेटिंग की, पूरा का पूरा हमने डीलिंग की और वो डील कर लिया। लेकिन अगर सपोज करो मुझे, आपको मिल गया मोबाइल की आपको जरूरत है, लेकिन वो चीज की मुझे जरूरत नहीं है जो तुम्हारे पास है, तो मैं क्यों दूंगा? करेंसी ने, कॉमन करेंसी का मतलब क्या हो गया, वो पैसे कहीं पे भी चल सकते हैं विद इन द टेरिटरी, है ना। अदरवाइज क्या होगा, उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे सिरदर्दी तो बढ़ती है। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, आसान करना। आसान करना। क्या कहा उन्होंने, सोचा, उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया कि ये इतने सारे जो चीजें की हैं ये हमारे बिजनेस को क्या करेंगी, आसान बनाएंगे, है ना। मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्योंकि जो सामान है उसका मूवमेंट भी करना पड़ता है और उसको बदलना भी पड़ता है। एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड, जहां जहां पे, कंकर का मतलब क्या होता है, जीतना, जहां जहां पर विजय प्राप्त की गई थी उन एरियाज में, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, जहां जहां पर उन्होंने सत्ता कायम की, जहां जहां पर उन्होंने जो कंकर किए, वहां पर लोगों का जो रिएक्शन था वो मिक्स था, मिला जुला था, कुछ पक्ष में भी थे और कुछ विपक्ष में भी थे। इनिशियली यानी शुरुआत में, इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड एंड स्विट्जरलैंड as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. शुरू में बहुत सारी जगह पे, 4 के तो नाम आए, वहां पर फ्रेंच आर्मी को किस रूप में जाना जाने लगा कि ये हार्बिंजर्स हैं, यानी कि देवदूत, किसके, फ्रीडम के, यानी ये लिबर्टी लेकर आए हैं, इनको ऐसे ही पहचाना जाने लगा, सिक्योरिटी फील होने लगी उन्हें। बट द इनिशियल एंथ्यूजिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरुआती जोश था ना, ये धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। हॉस्टिलिटी मतलब अपमान, गुस्सा, क्रोध, ठीक है। और एक वर्ड अगर मैं तुम्हें दे पाया, हाँ, विरोधी होता है, शत्रुता, यानी जो पहले वो वेलकम कर रहे थे उन आर्मीज का, धीरे धीरे उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जो आगे भी आ सकता है, हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। एज इट बिकेम क्लियर, क्योंकि ऐसा क्लियर हो गया था, दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि जो नए नियम बनाए गए थे, थोड़े से दिन के बाद ही पता चला, जो नए नियम बनाए गए थे वो मैच ही नहीं करते हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को, अगर हम कंसीडर करें। यानी पॉलिटिकल फ्रीडम और वो नियम दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते, एक ही चीज चल सकती है, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन, बढ़ा हुआ टैक्सेशन। सेंसरशिप, सेंसरशिप का आपको पता है नियंत्रण होता है, हर चीज पे नियंत्रण, यानी प्रेस पे एक तरीके से होता है, प्रेस सेंसरशिप हो जाए तो फिर तो नाश ही हो जाता है। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, देखो बहुत अच्छा वर्ड आया, कॉन्स्क्रिप्शन। अभिनव, कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, सेना में जबरदस्ती भर्ती करना। एक तो टैक्स बढ़ाया, जो टैक्स बढ़ गया था, सेंसरशिप लगा दी गई, नियंत्रण लगा दिया गया, प्लस फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मीज में उनका लोगों का जबरदस्ती उन्हें भर्ती किया गया। रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी कि अभी भी यूरोप को जीतने के लिए ये काफी नहीं था, ये रिक्वायर्ड था। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। दो चीजें आई हैं, दो चीजें आई हैं, कंपेयर करा दूं, कंपेयर करा दूं, कराए भाई कंपेयर, इससे क्लियर हो जाएगा, फिर लंच कर लेना अपना। बाद वाला सेंटेंस थोड़ा सा हल्का सा समझने में शायद कई बच्चों को दिक्कत आई होगी। नेपोलियनिक कोड था, उसने सुधार किए,
है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिफॉर्म्स। और शुरू में उनकी बड़ी बढ़ाई हुई, है ना, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में वो जो वेलकम था वो किस में बदल गया, हॉस्टिलिटी में। उसका कारण इंक्रीज, साथ ही साथ ये हुआ इंक्रीज्ड टैक्सेशन, ठीक है, प्लस सेंसरशिप, है ना, कॉन्स्क्रिप्शन टू रिक्वायर्ड, जो कि कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी जो उनका फोर्स कंस्क्रिप्शन हो रहा था ना, जो जबरदस्ती भर्ती कर किया जा रहा था, उसका कारण एक था कि वो पूरे यूरोप पर क्या जमाना चाहते थे, कब्जा। अब ये दो चीज थी लोगों के सामने, और ये यहां पे उन्हें लगता था कि ये शोषण है, यहां पे उन्हें लगता था कि ये ठीक किया है उन्होंने हमारे लिए। आउटवे एक वर्ड आया है, आउटवे मतलब किसी के ऊपर भारी हो जाना, तो ये चीज इनके ऊपर भारी पड़ गई, यानी इस कारण लोग खिलाफ चले ही गए, ठीक है। ये इन बाद की 4 लाइंस का सार है, ठीक है। एडवांटेजेस भी एक वर्ड आया, जो यहां से एडवांटेज मिल रही थी ना, उसके ऊपर ये भारी पड़ गया, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम भारी पड़ा, ठीक है।